बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियां पैदा करे और हमें आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ कर लेते हैं और आज की सबसे बड़ी न्यूज़ ये है कि स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ खुलने जा रहे हैं। तो डिटेल में आज के शो में इस पर बात होगी, साथ ही साथ शहर के अहम मामलात, जिसमें हम जब सिक्योरिटी की बात करते हैं और बात करते हैं कि शहर के मामलात सही सिमत में नहीं जा रहे, तो कौन करता धरता है, जो जिसके हाथ में पुलिस की हाई कमांड है, वहाँ पर मामलात भी कुछ दुरुस्त नहीं है। वो क्या मामलात हैं वो भी डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ शहर में सब्जियों के रेट क्या हैं, सेल्स प्रमोशन क्या हैं, ये सब चीज़ें आज के प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। डिटेल में आपको बताएंगे कि स्कूल, कॉलेजेस खुल रहे हैं तो क्या क्या SOPs हैं जिनको फॉलो स्कूल वाले करेंगे, और साथ ही साथ पेरेंट्स ने भी उन SOPs को यकीनी बनाना है। ये सब में डिस्कस करते हैं। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर राव दिलशाद हुसैन मौजूद हैं, उन्हें खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम राव साहब। वालेकुम सलाम। क्या हाल चल है? जी अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक है। राव साहब, पहली खबर की तरफ चलते हैं और पहली खबर हमारे पास है जी। बगैर पूछे CCPO लगाने पर IG नाराज हैं और उनकी जानिब से बताया जा रहा था कि सीनियर पुलिस अफसरान की जानिब से कि वो फैसला आने वाले दिनों में कर भी लेंगे, सामान भी उन्होंने बांध लिया है। क्या कहेंगे आप? इस खबर को देख के मुझे हंसी भी आ रही है, और इसी खबर का अगर आप दूसरे पैराए में देखें कि अगर सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव से बगैर पूछे कोई तो हमला कर दिया जाए तो उनका रिएक्शन क्या होगा। और इसी पे उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार भी किया और इज़हार बरहमी भी किया है, क्योंकि CCPO लाहौर अभी जुल्फ़कार हमीद थे। बहुत बड़ी असाइनमेंट थी मुहर्रम उल हराम के हवाले से। 72 घंटे तक जो पुलिस एहलकार और अफसरान और तमाम जो एहलकार थे वो काम करते रहे, लेकिन उसके फौरी बाद एक हुक्मनामा सादर फरमाया जाता है और उसके मुताबिक जो पुलिस चीफ है, अगर आपने उसी कोई कॉन्फिडेंस में नहीं लेना तो फिर काम आप खुद भी अंदाज़ा लगा रहे हैं कि किस तरह से काम हो सकता है। पुलिस के हवाले से, कारकर्दगी के हवाले से बहुत से क्वेश्चन मार्क हैं, लेकिन जो यहाँ पर हम सूरत हाल देख रहे हैं वो ये है कि मुसल्लत करने का, जिस तरह से कोई खुद मुसल्लत हुआ है उसी तरह से मुसल्लत करने की जो अपने कायदीन की सुन्नत है उसको पूरे करने के हवाले से मेरे ख्याल से जो इक़दाम हैं वो सामने आ रहे हैं। अब बहरहाल IG पंजाब ने स्टैंड लिया है। बिल्कुल पुलिस चीफ का बनता भी है स्टैंड लेना कि क्यों बगैर किसी वजह के, और जो परफॉर्मेंस की अगर आप बात करें तो परफॉर्मेंस तो बुरी नहीं थी CCPO लाहौर जुल्फ़कार हमीद की, और एकदम से जो ही असाइनमेंट मुकम्मल हुई और उसके बाद फिर उमर शेख साहब को CCPO लाहौर कहाँ से, DG खान से। अच्छा, अब सूरत हाल ये है कि मैंने भी ज़ाती तौर पर बात की कि क्या वजह हुई इस सारी सूरत हाल को एकदम से चेंज, जो हालांकि अगर कोई असाइनमेंट अच्छी होती है तो उसके बाद पुलिस की जो एलीट जो पोस्टें हैं वो उनको मज़ीद तक़वियत मिलती है और वो आगे बढ़ती हैं। माजी में भी हमने देखा है कि अगर मैचेस का कामयाब इनकाद हुआ है तो पुलिस का जो टॉप ब्रेस का हौसला वो बढ़ता है और प्रोलॉन्ग होती है उनकी सर्विस एक जगह पर। तो इस मरतबा कुछ मुख्तलिफ है। अब देखिए 3 नाम भी सामने आ चुके हैं जिनमें AD ख्वाजा, कलीम इमाम और मोहसिन भट्ट और इनाम गनी भी इस रेस में शामिल हैं। अच्छे ऑफिसर्स होंगे, इसमें हम ये नहीं कह सकते कि नहीं अच्छे होंगे, या इनके आने के बाद कलीम इमाम तो बहरहाल सर्व भी कर चुके हैं ऑलरेडी यहाँ पर। तो इस सारे मामले को अब खुद ख़राब किया गया है। अगर आप बताया ये भी जा रहा है कि जो नए CCPO साहब आए हैं उन पर कुछ चार्जेस थे माजी में, अब उनमें कितनी सदाकत है ऑब्वियसली ये तो गवर्नमेंट को ही जांचना है, और गवर्नमेंट ने चूँकि अगर मुसल्लत किया है तो फिर गवर्नमेंट ही इसकी जवाबदेह है ऑब्वियसली। अच्छा, जिस तरह से IG पंजाब की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया और बाकायदा तौर पर जिस दिन से CCPO तैनात हुए हैं वो दफ्तर भी नहीं आए, ये है कि बगैर वर्दी के कल चीफ मिनिस्टर साहब से उन्होंने मुलाकात की और अपने तहफ़्फ़ुज़ात से बाकायदा आगाह किया है कि एक ऐसा ऑफिसर जिन पर एलिगेशन से माजी में जो सीनियर होने के बावजूद तरक्की नहीं ले सके तो उसकी जाहिर है कोई वजह होगी। तो अब जो सूरत हाल हम देख रहे हैं वो ये मजीद इसको कम से कम प्रोलॉन्ग नहीं होना चाहिए। जो भी आपने डिसीजन करना है इसको अच्छा, पंजाब असेंबली में गूंज कुछ और ही सुनाई दे रही है। बढ़ते हुए क्राइम पर पंजाब असेंबली में IG पंजाब के बजाय किसी और को बदलना होगा, ये आवाज सुनाई दी है। अब इसकी वजह क्या जो सुनाई दे रही है वो यही है कि बजाय इसके कि आप नीचे जो आपके ऑफिसर्स हैं उनको बदलें, खुद को बदलें पहले, ये बुनियादी तौर पर है। और खुद को बदलने का मतलब है कि
आप अपनी कारकर्दगी को देखें कि आप के पास जो मिनिस्ट्रीज़ हैं उनकी कारकर्दगी की अभी अगर आप मीटिंग चेयर करते हैं तो आपको पता चलता है कि मसाइल बहुत ज़्यादा हैं और मसाइल कम होने के बजाय बढ़ते चले जा रहे हैं। उसकी ज़ाहिर है ये वजह है कि आपकी जो परफॉर्मेंस है उस पर क्वेश्चन मार्क है। तो इस पंजाब असम्बली में भी देखिए अपोजिशन भी वैसे हमेशा अपोजिशन का तो खैर काम ही हर चीज़ को करना है, लेकिन अगर तनकीद बराए इस्लाह की तरफ बढ़े अपोजिशन भी तो बेहतरी की गुंजाइश हो सकती है। लेकिन इस मामले में जाहिर है अब गवर्नमेंट का कोई भी इशू सामने आएगा तो अपोजिशन बीच में से रास्ता निकालेगी और डिबेट को एंटी गवर्नमेंट जो एलिमेंट है उसकी तरफ लेकर जाएगी। अब जो सूरत हाल पंजाब असम्बली में भी हम यही देख रहे हैं कि नए आईजी के हवाले से, अब नए आईजी कौन आते हैं ये तो फैसला जाहिर है बनी गाला से होना है, लाहौर से तो होना नहीं। साहब तो हमें नाराज नजर आए, उनकी जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। अब सीसीपीओ की बात कर लेते हैं। सीसीपीओ साहब ये कह रहे हैं कि आईजी से उन्हें कोई इख्तलाफ नहीं है और सीसीपीओ ने भी जिस दिन से अपने उहदे का चार्ज संभाला है, राव साहब इस चीज़ से आप एग्री करेंगे कि काफ़ी मुतहरिक नजर आ रहे हैं, वो फील्ड में एक्चुअली नजर आ रहे हैं? देखिए जो भी आएगा जाहिर है इतना बड़ा ज़िला है और उसके सरबरा फिर कैपिटल सिटी है और कैपिटल सिटी के जाहिर है इतनी बड़ी फोर्स आपके तमाम तर अब जो पुलिस होगी वो आपके नीचे होगी और इसमें मुतहरिक होने की बात नहीं है। बात यह है कि जब आप डेटा कंपेयर करते हैं पुलिस का अपना डेटा तो उसमें हालांकि बहुत ज़्यादा जो राजनी और डकैती की जो शिकायत हैं उनको एंटरटेन नहीं किया जाता पुलिस स्टेशंस में, उनकी एफआईआर नहीं होती, लेकिन उसके बावजूद जो क्राइम की रेशो है उसमें बतदरीज इजाफा नजर आता है। That is the question ना कि आप क्राइम तो किसी सूरत कम नहीं कर पा रहे हैं। मुतहरिक आप हों लेकिन फोटो शूट के नहीं लिए नहीं, अब अमली तौर पर आपको इकदाम करने की ज़रूरत है। आप देखिए जो हम हमेशा मसाइल को उजागर करते हैं लेकिन कुछ मसाइल पुलिस के डिपार्टमेंट में काम करने वाले ऑफिसर्स को भी दरपेश हैं, उन पर भी उन पर कान धरने की जरूरत है और पुलिस चीफ का यही काम है कि वो इन इश्यूज को एड्रेस करे। आज भी आपको पोश एरियाज के पुलिस स्टेशंस की हालत देख लें तो आपको नजर आ जाएगा कि क्या है, आए रोज कोई ना कोई हादसा पुलिस स्टेशन में भी आपको नजर आते हैं। 6x6 की हवालात होती है और 20 लोग उसमें होते हैं। कोविड के बावजूद हमने ये सूरत हाल देखी है। तो तमाम तर आपको याद होगा डेवलपमेंट के बजट के हवाले से भी कट लगा और फिर इस्तेमाल भी नहीं कर सके, जो कट लगा वो भी इस्तेमाल नहीं हो सका। तो इसका ये मतलब है कि प्रॉब्लम तो है, इनकॉम्पिटेंसी तो है, वो नज़र भी आ रही है, लेकिन उसको किस तरह से ओवरकम करना है ये टास्क जो है वो हर नए पुलिस चीफ का जो शहर में आए उसके लिए होगा। अब उमर शेख साहब देखिए सीनियर तरीन ऑफिसर हैं, डीजी खान से आए हैं और डीजी खान से जाहिर है आए हैं, ये मुसल्लत किए गए हैं, दोनों में चले। अच्छा, उमर शेख साहब की स्टेटमेंट एक मैं यहाँ पे जरूर शेयर करना चाहूंगी नाजरीन से। सीसीपीओ साहब ये कहते हैं मेरी तैनाती के हवाले से प्रोपेगेंडा गलत है, लोग समझते हैं मैं सख्त पैगाम देता हूँ, ये उन्होंने सिटी 42 से गुफ्तगू करते हुए कहा है। क्या कहेंगे स्टेटमेंट पे? देखिए सख्त पैगाम आप दें या ना दें लेकिन कंट्रोवर्सी तो बहरहाल है और गुज़िश्ता 24 घंटों से जिस तरह से हम देख रहे हैं कि कंट्रोवर्सी है क्या, बैकडोर क्या हो रहा है, लोगों को इससे कोई लेना देना नहीं है। आम लोगों को सिर्फ ये पता है कि शहर में जराइम की सूरत हाल कंट्रोल है, पुलिस का जो काम है आवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना वो कर पा रही है नहीं। अगर लोगों ने अगर ये कर दिया तो फिर हम आइडियल सोसाइटी में ना होंगे। अगर ये सारे काम हो जाए तो ये नहीं होना, ये इसके लिए आपको विल चाहिए और ये पुलिस स्टेशन की सतह पर आपको मजबूत जो मैकेनिज्म है वो बनाने की ज़रूरत है। एक पुलिस स्टेशन में तमाम मुतल्लिक उस एरिया में रहने वाले जराइम पेशा अफराद की फहरिस्त मौजूद होती है, लेकिन उसके बावजूद हम देखते हैं कि कार्रवाई नहीं हो पाती और पुरानी से पुरानी जो फहरिस्तें हैं वो कभी कभार उन पर कोई एक्शन नज़र भी आ जाता है। लेकिन हकीकत ये है कि हम जो सूरत हाल देख रहे हैं कि क्राइम को कंट्रोल करने के हवाले से कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी कभी काम नहीं हुआ। कभी कभार कोई एक आप इतने ज़्यादा पुलिस स्टेशन हैं, इतने डीएसपीज, आपकी डिवीजनल एसपीज की अगर आप कारकर्दगी देखें तो वो जो रिपोर्ट खुद जारी करती है पंजाब पुलिस के डिपार्टमेंट से जारी होती है वो आपको नज़र आ जाएगी। उसमें आपको पता चलेगा कि कितनी वारदातें पहले होती थी और अब कितना इजाफा हुआ है।
इवन लॉकडाउन में कमी नहीं आई वारदातों में। लॉकडाउन में जब सब कुछ बंद था तो तब भी कमी नहीं आई। तो ऐसी सूरत हाल में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बहरहाल पुलिस चीफ ये उमर शेख साहब रहे या कोई नया आए, टास्क उनका यही है कि लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए करना है, ना कि किसी को खुश करने के लिए, ना कि अपोजिशन के लोगों के घरों पर चढ़ाई करने के लिए आपको काम करना है। आपने तमाम तर अपने, और दूसरा इस सब के बावजूद आईजी साहब नाराज हो गए, ये सबसे बड़ी बात है। खैर जी, तो नाज़रीन ब्रेक की तरफ मुझे जाना है, ब्रेक लेंगे और कुछ बात करेंगे वापस आकर एक्साइज डिपार्टमेंट में आखिर क्या हो रहा है। ब्रेक के बाद बात करते हैं, हमारे साथ रहिए। अगली खबर हमारे पास है महकमा एक्साइज से, जहां पर एक्साइज की नाअहली सामने आई है। ऑनलाइन डेटा तस्दीक ना होने से 6 लाख गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन मशकूक। 6 लाख कम तादाद नहीं है, क्या कहेंगे राव साहब? मुझे तो कम लग रही है वैसे 6 लाख। क्या आप इससे डबल मुझे चाह तो रहे हैं? 12 लाख कम लग रही है ये। मुझे लगता है कि ये भी कम बड़े एहतियात के साथ कम बताई गई है। मैं परेशान हो गई हूं कि डिपार्टमेंट बुनियादी तौर पर कमाऊ पुत इसको कहा जाता है पंजाब का, और ये रेवेन्यू कलेक्शन में इसका मेजर शेयर है। लेकिन तमाम तर जो तवज्जो इस डिपार्टमेंट की आज तक मैंने देखी है, कोई खबरें जब भी आती हैं, एक दिन अगर अच्छी खबर आएगी स्मार्ट कार्ड मिल रहा है तो अगले दिन पता चलेगा वो मंसूबा स्किप हो गया। और आप देखिए कि तमाम तर तवज्जो इनके इनके मिनिस्टर्स से लेके नीचे जो पूरी एक इस्टेब्लिशमेंट है उसकी माल बनाने पर है कि कभी आपको नंबर प्लेट नज़र आएगी, अब ये नंबर प्लेट आ रही है, यूनिवर्सल नंबर प्लेट आ रही है, अब ये काम हो रहा है, अब ये काम हो रहा है कंप्यूटराइजेशन के नाम पे। और हालत ये है कि 6 लाख गाड़ियों का फिगर चलें, साई साहब अली साई साहब की स्टोरी है तो ऑब्वियसली डॉक्यूमेंटेड ये सारी चीज़ें होंगी। तो 6 लाख, अब मुझे बताएं कि जब कोई हादसा होते हैं तो फिर आप किसी का डाटा अगर आपको चाहिए हो तो क्या करेंगे आप? तो सिक्योरिटी क्या है? और इसके बावजूद आज भी लंबी फहरिस्त है जो लोगों ने कागजात जमा करवा चुके हैं, फीस दे चुके हैं, और टीसीएस कोरियर के साथ या किसी के साथ इनका जो एग्रीमेंट है वो नहीं हो पा रहा, और उसके बावजूद पैसे देने के बावजूद आज तक आपको नहीं मिला। मैं खुद मेरे नाम पे एक मोटरसाइकिल है और 2019 अप्रैल की वो एप्लीकेशन सबमिट हुई है, पैसे जमा करवाए हुए हैं, आज तक उसके डॉक्यूमेंट्स नहीं घर पर आए। पता नहीं इसमें क्या मसलहत है, ये मैं मिसाल आपको दे रहा हूँ। और ये चूंकि मैं मेरी पॉकेट में भी है, दिखाया भी जा सकता है कि ये देखिए कि पैसे जमा हुए हुए हैं, और ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है। सही। अच्छा, उसके बरक्स आप देखें तो आपको बाहर एक्साइज डिपार्टमेंट के बाहर एजेंट माफिया, आप जो ही अपनी गाड़ी का नंबर प्लेट लेने के लिए या अपनी गाड़ी अपने नाम करवाने के लिए आपने खरीदी है तो आप जाएंगे तो आपको एक लंबी वहां पर निजाम नजर आएगा। ये चीजें भी थी कि सब चीजें ऑनलाइन की जा रही हैं, तो इस चीज पे काफी हद तक एजेंट्स का जो रोल है वो खत्म किया जा रहा है। ऑनलाइन डायरेक्टर एक्साइज हमारे शो में आए और बहुत सारी चीजें हैं जो हम देख रहे हैं कि ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, लेकिन हो कुछ नहीं रहा। आप खुद विटनेस हैं, आप खुद विटनेस हैं इस बात की कि कितनी बीसियों खबरें, बल्कि सैकड़ों खबरें होंगी कि ये होने वाला है, खुशखबरी। और अब अपनी तरफ से हम ये करते हैं कि ये शायद लोगों को फैसिलिटेट करेंगे, लेकिन फैसिलिटेशन नहीं हो रही, टैक्सेशन प्रॉपर वसूल की जा रही है। टैक्सेशन के लिए आप सरे बमौर कर देते हैं अगर कोई टैक्स ना दे आपको। कोविड के बावजूद टैक्सेस में नरमी नहीं हमने देखी, जो कि गवर्नमेंट का जो प्रॉमिस भी था कि टैक्सेशन में रिलैक्सेशन मिलेगी, लेकिन नहीं हुई। वो आपको जो टैक्सेस की बिलिंग है वो एज इट इज़ आ रही है आपके घरों पर, और अगर किसी की प्रॉपर्टी रेंटेड है तो आपको आ रही है, लेकिन उसमें कोई रियायत नहीं है। ये इस तरह के जो शोशे हैं वो छोड़े जाते हैं कि अब सब कुछ ऑनलाइन हो जाएगा, अब सब कुछ बदल जाएगा। कम से कम पिछले 10 साल से हम तो कुछ भी बदला हुआ नहीं देख सके। कभी यूनिवर्सल नंबर प्लेट आ जाती है, कभी वो वाइट कलर की नहीं, अब ब्लू कलर की आएगी, अब ग्रीन भी साथ में लगेगा। अब गैर नमूना नंबर प्लेट्स के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, एक्साइज ये कर रही है, लेकिन जो हालत है वो ये है कि 6 लाख गाड़ियों का लेकिन डेटा, ये संगीन गफलत है, क्योंकि ये कम तादाद नहीं। आपने सही चीज मेंशन की है कि ये 6 लाख तो सिर्फ हमें यहाँ पर लिखी हुई नजर आ रही है, बहुत सारी चीजें हमारी आंखों से ओझल भी होती हैं। अगर वो ऐड कर लें तो हालात, पूरी ऑक्शन पर बड़ी कंसंट्रेट करता है, नंबर्स ऑक्शन कर दें, पैसे बन जाएं, लेकिन उसके अगेंस्ट सर्विसेज शहरियों को ना मिले। अब देखिए कि हालत ये है कि महकमा डाक का जो रेट है
डाक जो कि सरकारी है उसका अगर 100 रुपये रेट है तो उसके मुकाबले में जो कोरियर कंपनी, निजी कोरियर कंपनीज हैं, उनका रेट डबल या ट्रिपल है इससे। लेकिन कोई सरकारी महकमा बॉदर नहीं करता कि अपने महकमा डाक से लोगों के घरों में कोरेस्पोंडेंस जो है वो करवाई जाए। कहीं पर भी ये सूरत हाल नहीं होती। चलें जी, हम उम्मीद ही कर सकते हैं कि शहरियों के लिए ये महकमा भी कुछ आसानी पैदा कर सके, क्योंकि जहां पर अगर पैसे बनाए जा रहे हैं, शहरी जो हैं वो मुसलसल अगर अपना किरदार अदा कर रहे हैं, सर्व कर रहे हैं, तो महकमों को भी ऑल्टरनेट जो है वो कुछ करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की तरफ जाते हैं। 20 अहम शाहराहों को मुकम्मल रोशन करने का फैसला किया गया है और कमिश्नर की जानिब से 72 घंटों में स्ट्रीट लाइट्स बहाल करने के अहकाम जारी किए गए हैं। इसको क्या कहा जाए, देर आयत दुरुस्त आयत? ये आप कह सकती हैं, लेकिन तब तक नहीं जब तक इंप्लीमेंट नहीं होता। माजी में हमने देखा कि जुलाई 2019 में एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था। उस वक्त के कमिश्नर साहब ने किया था कि जब चूंकि बिल्कुल अभी मई में जो लोकल गवर्नमेंट्स को ख़त्म किया गया था, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटर्स तैनात हुए। 28 जुलाई मुझे आज भी याद है, उस वक्त 214 ऐसी रोड्स थी और 27 मॉडल रोड्स थी शहर की, जिन पर अच्छा राव साहब, ये मॉडल्स रोड पे क्यों हमेशा से फोकस रहता है हमारा? 100% लिट कर, वो भी करने बड़ी बात है। ये भी आप सही कह रहे हैं। आप क्या करेंगे, ये भी आप सही वो भी हो जाए तो बड़ी बात है, आपको शहर एटलीस्ट रोशन नजर आएगा। जो आप ऑफ रोड्स हैं उनकी अगर बात करें तो वो तो वहां पर फिर हादसात बहुत ज्यादा होते हैं ना। फिर अगर आप देखें चोरी डकैती के वाकयात बहुत ज्यादा। इनका एक काम अच्छा कर लिया है MCL ने, वो ये काम किया कि रजिस्टर्ड तमाम जो पॉइंट्स हैं, 6,58,000 पॉइंट्स हैं, इनके रजिस्टर्ड मुरतब कर लिए हैं। पोल वाइज नंबरिंग कर ली है। सबका जो MOI थे, मेट्रोपॉलिटन ऑफिसर इंफ्रास्ट्रक्चर, जिनको चीफ मिनिस्टर साहब ने सस्पेंड कर दिया था। LDA के एरिया में लाइटिंग का इशू था लेकिन सस्पेंशन उनकी हुई, तो उन्होंने एक काम ये किया था कि इनको यूनियन काउंसिल वाइज, पोल वाइज रजिस्टर्ड मुरतब कर लिया। अब ऐसी सूरत हाल में पेपर वर्क इसको कहा जा सकता है ये मुकम्मल किया, लेकिन उसके बाद बात जब आगे बढ़नी थी, बार बार टेंडरिंग मनसूख होती है, बार बार टेंडरिंग मनसूख होती है, जिसकी वजह से इश्यूज आते हैं। और लाइट्स जब आप खरीद नहीं सकेंगे तो इंस्टॉल कैसे करेंगे, लिट कैसे करेंगे, ये एक बड़ा मसला है। इस पर अब कमिश्नर लाहौर एडमिनिस्ट्रेटर मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन जुल्फकार अहमद गुमन साहब को जो इब्तदाई ब्रीफिंग दी गई इस हवाले से, एक जो हंगामी इजलास था, उसमें बहरहाल ये बताया गया अब सूरत हाल इसके बरक्स है। अब जो 20 रोड्स जिनके नाम मेंशन हैं, जिनमें माल रोड, जेल रोड, लोअर माल, इसी तरह से गुलबर्ग के कैनाल रोड के अंडर पासिस और तमाम फ्लाईओवर्स, इनको पहले मरहले में लिट करने का अब टास्क मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन को तफवीज़ किया गया। लेकिन ऐसी सूरत हाल में जब के लाइट्स की खरीदारी एक बड़ा इशू है, लाइट्स खरीदेंगे तो अब देखिए इसमें जब आपने जो रोड्स की लाइट्स हैं इन्होंने खराब भी होना है, तो इसकी खरीदारी ये मुस्तकिल अमल है, ये एक मुस्तकिल अमल है। इसका मैकेनिज्म अभी तक नहीं बना। टेंडरिंग प्रोसीजर की बजाय इसमें अब जो सर्जेंसी लगती है, इस तरह का लायामल अपनाया जाए। राव साहब, ये मैकेनिज्म किसी भी जगह पे हमें बना हुआ नजर नहीं आता। आप एक दफा चीजें लगा देते हैं, अपना फर्ज समझ के पूरा कर लेते हैं और बाद में कुछ नहीं होता। 214 रोड्स हैं और 214 रोड्स में से अब 27 को, पहले 20 को सिलेक्ट किया गया है। मॉडल रोड 27 है लेकिन 20 को सिलेक्ट किया गया कि एटलीस्ट यही हो जाए। चले जी, अगर इन 20 शाहराहों पर एक काम कर दिया जाता है तो ये वो काम है जिसपे आपको टाइम टू टाइम चेक एंड बैलेंस रखना पड़ता है, जाके देखना पड़ता है, साहब बहादुर ने गुजरना होता है। इसीलिए इनका इंतखाब किया गया है। नाज़रीन, ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद कुछ बात करेंगे उन हुकूमती इकदाम की जो कि बेसूद हैं। वो कौन से हैं, बात करेंगे ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। जी तो नाज़रीन, अहम खबरें आपने जान ली। अगली खबर हमारे पास है जी, इसकी तरफ जाएंगे और ये एक्चुअली चौंका देने वाली खबर है, क्योंकि बार बार प्लानिंग की जाती है पोलियो के हवाले से, बार बार मुहिम चलाई जाती है, लेकिन नताइज हमेशा मायूस कुन रहते हैं। वजह क्या है, राव साहब क्या कहेंगे? देखिए, ज़्यादा देर की बात नहीं है ये। आप 2015, 16 और 17 की अगर आप कैंपेन्स देखें पोलियो की, उनको बुनियादी तौर पर आप एनालाइज अगर करेंगे तो मेरे ख्याल से सूरत हाल के करीब आप जा सकते हैं।
और ना सिर्फ जा सकते हैं बल्कि एरेडिकेशन भी हो सकती है जो आपका एक्चुअली टारगेट है वो आपको मिल भी पोलियो जाएगा। की, क्योंकि डेंगू तो ऐसा है कि डेंगू तो वेदर के साथ है, उसके भी एसओपीज मुरतब किए जा चुके हैं, उसके मुताबिक आप चलेंगे तो बच जाएंगे, अदरवाइज आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। अब हो क्या रहा है, मुश्किलात नहीं होंगी, डीसी साहब मीटिंग कर रहे हैं ना। हो क्या रहा है, मीटिंग खेल खेल के तो हमने बेड़ा गर्क किया है। हमने जो डेंगू और पोलियो के हवाले से जो टीमें हैं, कभी इनके एहलकारों की हालत ज़ार को नहीं चेक किया कि आपकी हालत ज़ार क्या है। 6-6 माह बाद जब इनकी तनख्वाहें रुकती हैं, ये एहतजाज करते हैं, तो फिर आपको याद आता है कि ये भी हमारे वर्कर्स हैं। और आप देखिए कि सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई काम कर रहे हैं तो वो डेंगू और पोलियो वर्कर्स कर रहे हैं, लेकिन पोलियो वर्कर्स की फलाह का ख्याल किसने रखना है? ये जाहिर है हेल्थ अथॉरिटी है, मौजूद है। और इसमें जब हम देखते हैं कि एहतजाज के बाद अगर किसी को उजरत मिलनी है तो फिर उसकी परफॉर्मेंस भी उसी तरह की होगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब ये रातों रात ये डेंगू ब्रिगेड और ये बड़ी ज़बरदस्त स्टोरी है, ये भी बनाए गए और उस पर काम किया गया। और माजी में हमने देखा कि फौरी तौर पर जिस चीज़ की भी ज़रूरत होती थी वो मुहैया करना पड़ती थी जो इंतज़ामिया उसको। लेकिन आज सूरत हाल ये है कि जो असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं वो भी हम देख रहे हैं कि फ़ोटोशूट, बस एक एक्टिविटी चेक की, फलां जगह पर गए और बनी बनाई जो सूरत हाल है वो अगले दिन फिर रिपोर्ट हो रही होती है। और एक जैसी एक्टिविटीज मुझे सिर्फ ये जानना है कि हम पहले बात कर लेते हैं डेंगू की, सॉरी पोलियो की, फिर हम डेंगू की तरफ जाते हैं। हम कंटिन्यूस मुहिम देखते हैं चलाई जाती है, उसके बावजूद बार बार यही लोकेशन है गुलशन रावी मुल्तान रोड डिस्पोजल स्टेशन, जहाँ के सीवरेज नमूने जो हैं वो हमेशा, शुक्र करें तीसरी नहीं है, आउटफॉल रोड नहीं है, वो भी हमेशा इसमें बिल्कुल आपने सही कहा। इसमें इनफैक्ट जो कैंपेन अभी बड़ी मौसर कैंपेन रिसेंट जो कैंपेन गई है हो, इसमें ये रहा है कि आपने आकर जो इसकी जो मीडिया पर इसकी जो कैंपेन चलती थी उसको आपने रोका है। पंजाब गवर्नमेंट ने उसको पसंद मनपसंद की तरफ लेकर गई है और इसको यानी आपका इशारा इस चीज की तरफ है कि लोगों को आपकी जो इन्फॉर्मेशन मिनिस्ट्री है ना, आपकी इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री है, वो पूरी जिम्मेदार है इसकी। बिल्कुल वो हर चीज को जातियात पर लेती है और इस सारी सूरत हाल से निपटने के लिए मीडिया कैंपेन बड़ी जरूरी है। मीडिया कैंपेन नहीं की जा रही, सिर्फ महीने में 1 या 2 मरतबा हम देखते हैं कि मीडिया कैंपेन नजर आती है, तो उससे क्या फर्क होगा? ये आपका मुस्तकिल एक कोरोना वायरस की मिसाल हमारे सामने है, भरपूर जबरदस्त किरदार मीडिया ने अदा इस पे भी किया है। इस पे पोलियो के हवाले से जब तक आप इसमें आपको दोनों काम करने हैं, फील्ड में भी काम करना है और आगाही पर भी काम करना है। आगाही के हवाले से अब जबकि स्कूल्स भी ओपन होंगे और स्कूल्स में भी ये सिलसिला आपको शुरू करना पड़ेगा, जो नर्सरी के बच्चे हैं उनके हवाले से, तो उम्मीद हम ये कर सकते हैं कि शायद बेहतर हो जाए। लेकिन फिलहाल जो एफर्ट हमें नजर आ रही है वो अगर सैंपल्स बार बार पॉजिटिव आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि गफलत तो है, एक बार फिर से जायजा इसका मतलब है कि आप अटेंडेंस में प्रॉब्लम कर रहे हैं, वहां पर इश्यूज आ रहे हैं। अगर उनको आप ओवरकम नहीं करते तो फिर आप पर देखिए पहले ही पाबंदियां हैं। अगर आपने सफर करना है तो आपको पोलियो कार्ड बनवाना पड़ेगा, बड़ों को भी और सभी को। और हमारे पास मिसाल है, हमने शहर को पोलियो फ्री होता भी देखा है। अगर हम दोबारा से उसी मॉडल पर अमल कर लें तो इंशाल्लाह ऐसा पॉसिबल हो सकता है। आगे बढ़ेंगे, डेंगू की मुझे बात करनी है। 20 मकामात से डेंगू लार्वा जो है वो मिला है और शायद इसीलिए राव साहब अभी डीसी साहब मुतहरिक भी नजर आए हैं और मीटिंग इजलास जो है वो डेंगू के हवाले से किया जा रहा है। स्कूल कॉलेजेस भी खुलने जा रहे हैं, ये सब चीजें लिंक्ड हैं। एक तरफ हमारे ऊपर कोरोना वायरस का खतरा मंडला रहा है, दूसरी तरफ डेंगू का भी। ये पीक सीजन है क्योंकि बारिशें हो रही हैं। आपको याद है कि 2011 और 12 में डेंगू की क्या सूरत हाल थी? याद है कुछ आपको? बिल्कुल याद है। कैजुअलिटीज की क्या रेशो थी और कोरोना से ज्यादा तबाही हुई थी सिर्फ इसी शहर में। और फिर नेक्स्ट ईयर जो रिजल्ट्स थे, जो अमवात की रेशो थी वो 2 या 3 अमवात हुई थी नेक्स्ट ईयर ही, और ये शायद 12 तक गई थी। उसके बाद 13 में और सूरत हाल बेहतर हुई। तो ये क्यों हुई थी भला? ऑब्वियसली प्रॉपर कैंपेन चलाई गई, हर संडे आपका वॉक का एहतमाम किया जाता, स्कूल्स में 0 पीरियड था। मतलब आपने कोई सेगमेंट ऑफ लाइफ ऐसा नहीं छोड़ा जिसको आपने ऑन बोर्ड नहीं लिया। बिल्कुल इसमें सभी ने किरदार अदा किया। और अब इसमें भी
अपने इस चैनल की वसातत से यही लोगों से ये रिक्वेस्ट करेंगे कोई त्योहार होता था हमें डेंगू टीमें मुतहरिक नजर आती थी। ये आपके हाथ में है, ये आपके हाथ में है। अपने कम से कम अपने घर को जरूर साफ रखें, और अगर आप साफ रखेंगे तो आप खुद भी यकीनन बचेंगे और अपने प्यारों को भी बचा सकेंगे। आप सब कुछ ये मेरे ख्याल से हुकूमत पर छोड़ना भी, तो इसी पर भी अगर आप बात करें तो वो आपको कैंपेन नज़र नहीं आती, मौसर कैंपेन नज़र नहीं आती, आगाही मुहिम में प्रॉब्लम है, आपको नजर नहीं आती। हम देखते थे, बहुत अच्छी तरह याद है, लाजिम कि था डेंगू सर्वेलेंस इस तरह से की जाती थी, टीएमओज घरों में छापे मारते थे, पूरे दिन की रिपोर्ट ली जाती थी, तो नताइज भी उसके फिर हमें बड़े मौसर नजर आए थे। उसके बाद आपको रिजल्ट्स भी उसके नजर आते थे, स्टिकर बाकायदा तौर पे घरों के बाहर आवेजा कर दिए जाते थे। और अब सूरत हाल ऐसी नहीं है। अब आपने अपनी इंतजामिया को जो है वो उस तरह से मुतहरिक नहीं किया, और ना ही हम वो देख रहे हैं कि आपको याद होगा लाहौर शहर के हर हलके में, बल्कि यूनियन कौंसिल तक डेंगू की जो कैंपेन थी वो जो सियासी जो लोग थे वो खुद ऑर्गेनाइज करते थे, और डेंगू के हवाले से इसका मतलब ये था कि हर गली मोहल्ले में एक्टिविटी डेंगू के हवाले से हो रही है। एमपीएस पर लाजिम था कि वो अपनी यूनियन काउंसिल्स में जाएं। अब कितने एमपीएस को आप देख रहे हैं अपनी यूनियन काउंसिल्स में जाते हुए? बिल्कुल ऐसे ही यूनियन काउंसिल्स तो खैर खत्म हो गई, अपने गली मोहल्लों में कितने एमपीओज को आप देखते हैं कि वो वॉक कर रही हैं डेंगू के हवाले से साहब, वो सिर्फ क्या करें वॉक करके, जब उनके पास ना तो कोई इख्तियारात है, ना तो कोई उनके पास सारी चीजों को सारी चीजों को इख्तियारात से जोड़ना भी मुनासिब नहीं है। इसमें आपको जाना है लोगों के पास, लोगों को बताना है। जब आप खुद इन्वॉल्व होंगे तो फिर उसके नताइज बेहतर आना शुरू होंगे। बिल्कुल ऐसा। हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे नाज़रीन, मुझे ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं। स्टे विद अस। जी तो नाज़रीन आगे बढ़ेंगे, और ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे पोलियो के हवाले से, फिर डेंगू पे बात की। अब हालात ये हैं कि टीबी के मरीजों की शरह अमवात भी बढ़ती चली जा रही है। 3783 अमवात हुई हैं टीबी के साथ। एड्स में भी 539 मरीज मुब्तला पाए गए हैं। मतलब हर तरफ आपको परेशानी, टेंशन, खौफ नजर आ रहा है। राव साहब क्या कहेंगे आप? देखिए, अभी तो हम कोरोना से पूरी तरह से बाहर नहीं निकले, और एक ये टीबी के हवाले से जिसके बारे में ये कहा जाता था कि इसका इलाज जो है वो है, और अगर खुदा न खास्ता कोई इस वायरस में मुब्तला है टीबी के में, तो वो 4 से 6 माह में वो रिकवर कर जाएगा। लेकिन ये अमवात की ये फिगर, ये अलार्मिंग सिचुएशन है, और इसमें ये महकमा सेहत के हवाले से हम ये देखेंगे कि इसका मतलब है कि या तो मेडिसन, जो मेडिकेशन है उसको प्रोवाइड नहीं किया जा रहा पेशेंट्स को, ये इशू हो सकता है। और दूसरा, इसमें जो हिकमत अमली है आपकी क्या है, आई डोंट नो कि इसमें जो वजारत सेहत है वो क्या कर रही है। इस फिगर के साथ तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनकी प्रायोरिटी क्या हो सकती है। जो महकमा सेहत सूबाई वज़ीर डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा हैं, वो तमाम तर इशूज़ पर उनको अबूर हासिल है, हत्ता के 2-2 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में भी। लेकिन इस सूरत हाल में क्या करना है उनको, महकमा सेहत क्या कर रहा है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। आपके सामने पड़े हैं, इसके बाद आप ये कह रहे हैं कि डॉक्टर यास्मीन राशिद को अबूर हासिल है। देखिए, ये सिर्फ वजारत सेहत नहीं, महकमा सेहत की कारकर्दगी पर भी सवालिया निशान है। और जिस तरह से इसके साथ साथ सवालिया निशान है, तभी तो मैं कह रही हूँ कि कैसे डॉक्टर यास्मीन राशिद को अबूर हासिल है। एग्जैक्टली। अब उनको देखना है कि किस तरह से इस सूरत हाल से निकलना है। इतनी बड़ी तादाद में अगर अमवात होती हैं तो इसका इतनी अमवात तो फिर आप, इसका मतलब है कोरोना इतनी, इस रेशो से तो कोरोना की अमवात भी नहीं हुई। तो ये साल से चलने वाला प्रोग्राम है। आपने आए रोज़ आप जो खबरें सुनते हैं, अद्वियात महंगी भी इसका एक एलिमेंट हो सकता है। और सेकेंडली आपकी जो इलाज में गफलत है वो भी इसमें हो सकती है। इसमें लेकिन महकमा सेहत को फ़िलहाल इस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है, और डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा भी अगर इस खबर पर कान धरें तो मुमकिन है जो पेशेंट्स मौजूद हैं उनकी दादरसी हो सके। इस खबर पे कान धरें, किस खबर पे कान धरें? देखिए, ये सीरियस इशू है। ये 3700 से ज़ायद जो अमवात हैं, ये मामूली फिगर नहीं है। ये सीरियस इश्यूज तो बहुत सारे हैं, बिलाशुबा ये एक बहुत बड़ा इशू है। एड्स, मैंने सुना था नए पोलियो, मदर चाइल्ड हॉस्पिटल, कोई दिल का हॉस्पिटल, गंगाराम अस्पताल में मदर चाइल्ड और कुछ इस तरह के कोई प्रोजेक्ट थे, पता नहीं। मैं वही तो कह रही हूँ, सीरियस इश्यूज तो बहुत सारे हैं। किस सीरियस इशू की आप बात करेंगे, किस पर आप कहेंगे कि जी नजर डाल लें? यहाँ तो बहुत सारे सीरियस इश्यूज को नॉन सीरियस बनाया। मार्जिन तो आपको देना चाहिए कि अभी रिसेंटली एक बहुत बड़ी
जो वेव थी कोविड-19 की, उससे अभी पूरी तरह से बाहर नहीं निकले। लगता है कि 90% तक निकल गए हैं, 10% अभी बाकी है। तो हो सकता है कि 10% जो बाकी सफर है वो तो तय करने के बाद हुकूमत को देना चाह रहे हैं वो तय करके, क्रेडिट हुकूमत को जाता है क्या? ये क्रेडिट आप ये क्रेडिट की बात ना करें, डिसक्रेडिट और क्रेडिट की बात ना करें, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। अल्लाह ने आपको ना तो इसमें मुब्तला किया और ना ही, चलें जी, थैंक गॉड के हमें अल्लाह ताला ने काफी हद तक महफूज रखा है और दुआ है कि अल्लाह ताला आगे भी हमें इसी तरह से महफूज रखेगा। हरबंसपुरा का रुख कर लेते हैं। रेस्क्यू स्टेशन का इफ्तिताह किया गया है। 1122 को तहसील और बाइक सर्विस को अजला तक बढ़ाएंगे। वजीर आला उस्मान बुज़दार ये कहते हैं। जी राव साहब, 2 साल बाद भी बढ़ाएंगे के लफ्ज आ रहे हैं। ये हम सुनते होते थे जो इलेक्शन की कैंपेन्स होती है ना, अच्छा, उसमें अभी फिलहाल रेस्क्यू में वही सब कुछ है जो पहले था। ये सारे वो वर्ड्स हैं जो हम इलेक्शन कैंपेन्स में सुनते थे, लेकिन आज भी 2 साल गुजरने के बाद भी ये हो रहा है कि होगा। और ये वो गवर्नमेंट है जो दावे करती थी कि सबसे पहले जो अपने इंसानों की हेल्थ है उनको उठाना है, उनको सबसे पहले, पता नहीं ऊपर उठाने की बात करते हैं, सबसे पहले जो है नीचे गई। आई डोंट नो, वो सबसे पहले नीचे गई। अभी टीबी की बात कर लें, और ये बराह रास्त ये जो इशू है उसी से जुड़ा है, रेस्क्यू को मज़ीद फाल करने के हवाले से। बहरहाल अगर आपको ख्याल आ ही गया है तो इसमें मज़ीद ताख़ीर ना करें। अल्लाह करे कि हमें वो भी खबर यहाँ पर मिले कि आज 36 अजला की जो तमाम तहसीलें हैं उनमें हम ये 182 जो तहसीलें हैं उनमें हम देखें कि इस तरह की सर्विसेज पहुंचनी भी चाहिए। ये गवर्नमेंट का काम है, और फिर जिस गवर्नमेंट का नाम ही रियासत मदीना से तशबीह दी जाए उसके लिए तो इंतहाई नागज़ीर है कि वो सबसे पहले ये काम करे, बजाय इसके कि जो सियासी जो लोग हैं उनके घरों पर छापे मारने पर फोकस किया जाए। सही। अच्छा राव साहब, मुझे ये बताइएगा, बिलाशुबा रेस्क्यू 1122 का जो हम किरदार देख रहे हैं वो अच्छा भी है। बहुत सारे रोड पे आपको एक्सीडेंट ऐसे नजर आते हैं जहां पर अगर रेस्क्यू की गाड़ी नहीं पहुंच सकती तो बाइक सर्विस काफी हद तक जो है वो रेस्क्यू करती है लोगों इफेक्टिव है, इफेक्टिवली परफॉर्म कर रहे हैं। उसमें भी आपको अक्सर ये लगेगा जब वो फेक कॉल्स की जाती हैं, उसके बावजूद जो परफॉर्मेंस है वो हौसला अफजा है। कोविड-19 में भी जिस तरह से बरियल के हवाले से आपने देखा, और फिर तमाम तर इश्यूज में रेस्क्यू 1122 के नए तौर पर इसमें जो भी सर्विस में आता है वो जज्बे, रेस्क्यू की गाड़ी का बहुत खौफ रहा है लोगों में। सीरियसली जिस गली मोहल्ले में गाड़ी खड़ी नजर आई है उसमें जाहिर है खौफ और आस तो रहा ही है, चूँकि खौफ था ही इतना इसका। तो बहरहाल रेस्क्यू 1122 को मज़ीद फाल बनाएं। इनका जो बजट है उस हवाले से भी नज़रसानी करने की ज़रूरत है। जो इसमें डेवलपमेंट के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको फिलफोर जो उस हवाले से जो अगर कहीं पर कदगन है तो उसको भी दूर करना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। गवर्नमेंट इतनी जल्दी ये करेगी, ये लोगों को बराह रास्त अच्छा इकदाम है और इसमें ताखीर नहीं करनी चाहिए। थैंक यू सो मच राव साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ना ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहेंगे और फाइनली वो वक्त आ गया जिसका सभी को इंतजार था, यानी स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियां खुलने चली जा रही हैं। और कल इसका बाकायदा तौर पर ऐलान किया गया था वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद की जानिब से। खबर यह है कि छुट्टियां खत्म, 9वीं से यूनिवर्सिटी तक क्लासें 15 सितंबर से शुरू, 6ठी से 8वीं तक 22 और प्राइमरी स्कूल 30 सितंबर से खुलेंगे। इसका ऐलान कल बाकायदा तौर पर किया गया। क्या कहना था आपको पहले वो दिखाते हैं। 7 दिनों के बाद 23 सितंबर को दोबारा जायजा लेने के बाद जो 6वीं से 7वीं 8वीं क्लास है उनको इजाज़त होगी कि वो स्कूल में आ सकें, और एक उनके लिए भी खोल दिया जाएगा। और आखिरी 30 सितंबर को प्राइमरी इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो भी खोल दिए जाएंगे। यानी कि 15 दिन के अरसे में अगर हालात ठीक रहे, जो इंशाल्लाह लग रहा है कि होंगे, लेकिन हम बड़े बगौर जायज़ा लेने के बाद ये सारे इंस्टीट्यूशंस जो हैं इनको, ठीक है जी, 15 दिन का टाइम है, मरहलावार चीज़ों का बागौर जायज़ा लिया जाएगा और उसके बाद स्टेप वाइज जो है वो स्कूल खोलने की तरफ भी जाएंगे, प्राइमरी एजुकेशन की तरफ भी जाएंगे कि आया उसके लिए क्या फैसला करना है, ये तो खैर वक्त ही बताएगा। सबसे पहले यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस की बात कर लेते हैं जिनको बाकायदा तौर पर खोलने की इजाजत दे दी गई है। इस पे हम बात करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं। आपको मैं तारुफ उनका कराती चलूँ, राजा यासिर हुमायूं साहब जो कि वजीर हायर एजुकेशन है, उन्हें खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो कल जो फैसला हुआ इंतहाई अहम फैसला है और
उसके बाद से ऑब्वियसली अब बॉल जो है वो आप लोगों की कोर्ट में आ चुकी है, आप लोगों ने अब तैयारियां करनी है। तैयारियां क्या बाकायदा शुरू हो चुकी हैं? जी पहले ही, और क्योंकि वी न्यू कि हमने ये करना है, ये तो कल तो फाइनली एक अनाउंस किया हमने, तो बेसिकली तो आपने एजुकेट करना है और करना था, जो हम कर चुके हैं अपने एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ को कॉलेजेस में, और यूनिवर्सिटीज़ तो वैसे ही एक हायर लर्निंग का इदारा है, तो लोग बेहतर उनको पता होती हैं चीज़ें, प्रोफेसर्स भी होते हैं, तो दे ऑलरेडी देर ऑन इट, तमाम तैयारियां उनकी मुकम्मल हैं, दे आर रेडी टू ओपन एनी डे, और इंशाल्लाह 15 से बट ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि हम देखते हैं यूनिवर्सिटीज़ में और साथ साथ कॉलेजेस में स्टूडेंट्स की एक बहुत बड़ी तादाद होती है। आपकी क्लासेस, आपकी बाहर यूनिवर्सिटीज़ के गैदरिंग जो होती हैं, जिस टाइम आपकी क्लासेस नहीं हो रही हैं, कैंटीन्स में SOPs, और फिर उसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आपने फॉलो करना है। क्लासरूम्स में किस तरह से माहौल होगा, किस तरह से चीज़ें मैनेज की जाएंगी, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है ना, कि अगर आपने SOPs बता दिए, अब उन पर अमल हो रहा है नहीं हो रहा, कोई मॉनिटरिंग है नहीं है, किस तरह यकीनी बनाया जाए? सबसे पहले तो ये समझने की ज़रूरत है कि ये कॉशंस जो ली जा रही हैं और जो SOPs की, ये एक एहतियाती तदाबीर हैं जो कि बेसिकली कोई ऐसी हतमी चीज़ नहीं है, ठीक है, क्योंकि देखें आपका मुल्क ऑलरेडी, आपका जो मुल्क है ना जी, वो ऑलरेडी आप देख रहे हैं गुज़िश्ता 3-4 माह में हो क्या रहा है यहाँ पे। आपकी मंडियाँ खुली थी, आपके घर का एक फर्द अगर मंडी में जाता है या आपका मुलाजिम जाता है, तो जब ही कम्स बैक तो ऑब्वियसली अगर वो इन्फेक्शन थी तो आपके घर पहुंच चुकी है। तो अगर इसके बावजूद आपके फिर शॉपिंग मॉल्स खुल गए, आपकी सुपरमार्केट्स खुल गई, रेस्टोरेंट्स खुल गए, तो अगर तो वायरस वाकई होता है इतना ज़्यादा और डेंजरस होता तो ऑलरेडी इन्फेक्ट कर चुका होता। तो इसलिए, और मुहर्रम था, उससे पहले ईदें गुजरी दो, लेकिन तो राजा यासिर जो हम इस चीज को नजरअंदाज नहीं कर सकते। जब हम SOPs की बात कर रहे हैं तो उसको हमने स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। मेरी यार सुने ना जी, जो कि SOPs हमने दिए हैं उनको फॉलो तो करना है, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन आप जरा फैक्चुअल पोजीशन भी देख लें कि क्या होता क्या है, कितने लोग फॉलो करते हैं। आपने एक इंस्ट्रक्शंस देनी होती हैं, कोशिश करते हैं कि उस पर अमल हो, लेकिन जो एक्चुअल फैक्ट्स हैं उसको समझने की जरूरत आपको भी, लोगों को भी, कि अगर इफेक्ट होना होता तो हो चुका होता। ये कॉशंस इसलिए ली जा रही हैं कि अगर हमारी कोताही की वजह से कुछ गड़बड़ हो ना जाए, तो बड़ी एहतियात से इसलिए लेट खोला गया, अदरवाइज तो स्कूल्स महीना पहले भी खोल दिए जाते तो कोई इशू नहीं था, क्योंकि जो जनरली हालात हैं मुल्क के वो दे बेटर, बहुत बेहतर है। राइट, नेक्स्ट बात पे आ जाते हैं। SOPs जो है वो फॉलो कैसे करने हैं यूनिवर्सिटीज में, क्या क्लासेस जो हैं वो छोटी की जाएंगी, बड़ी की जाएंगी, आधे लोग आएंगे, ये हमने फैसला यूनिवर्सिटीज पे छोड़ दिया, क्योंकि हर एक की सिचुएशन डिफरेंट है। कई क्लासरूम्स बड़े हैं, यानी हर यूनिवर्सिटी अपनी अकॉर्डिंगली प्लान करेगी। हाइब्रिड मॉडल ला सकते हैं यूनिवर्सिटीज में, क्योंकि इट्स इजियर टू स्टार्ट हाइब्रिड मॉडल, जिसपे आप ऑनलाइन भी पढ़ा लें, कई क्लासेस ऑनलाइन हो सकती हैं। अच्छा, ऑनलाइन के नताइज तो हमें कहीं से हौसला अफजा नहीं मिले, इसके बावजूद हम ऑनलाइन के ऑप्शन की तरफ जा रहे हैं। जो यूनिवर्सिटीज बेहतर प्रिपेयर्ड थी ना जी, या जिनके पास रिसोर्सेज थे, ह्यूमन रिसोर्स भी था और कैपेसिटी भी थी, उन लोगों ने तो बेहतर कर लिया, सही, ठीक है। जो यूनिवर्सिटीज नहीं थी वेल इक्विप्ड, वो नहीं कर सकी, लेकिन इस गुज़िश्ता 6 माह में हुआ ये कि वो लोगों ने सीखा है बहुत कुछ, और वो जो क्वालिटी ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन थी इंप्रूव कर गई है। जब आप हाइब्रिड मॉडल में जाते हैं, उसका मतलब है कि एक दिन अगर आप क्लास आ जाएं, नेक्स्ट एक क्लास ऑफलाइन कर लें, उसको डेंसिटी को रिड्यूस करने के लिए क्लास में, तो ये किया जा सकता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। अभी ये मामला ज़ेरे गौर है। अच्छा, यूनिवर्सिटियां सब जो हैं वो इस मामले पर एक पेज पे हैं, यूनिवर्सिटियां खोलने के लिए, कॉलेजेस खोलने के लिए तैयार हैं। बेसिकली तो उनका अपना ही 15 सितंबर ये उनका अपना आइडिया था कि उस दिन हम रेडी होंगे, तो दे आर ऑल ऑन। सही। दूसरा मुझे ये बताइएगा, अल्टरनेट डेज की भी बात की जा रही है कि अल्टरनेट डेज पर बुलाया जाएगा अल्टरनेट डेज जी, बेसिकली उस सिचुएशन में स्पेशली स्कूल्स में जहाँ पे आपको एक जनरल डायरेक्शन मजबूरन देनी पड़ी, कितने ज्यादा हैं और जाहिर है आप डिसीजन को माइक्रो लेवल पे लेना मुश्किल हो जाएगा। यूनिवर्सिटीज क्योंकि वाइस चांसलर्स बड़े पढ़े लिखे लोग होते हैं और खुद बेहतर सिचुएशन को एनालाइज करके फैसले कर सकते हैं। तो जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि आपका असल इशू क्या है कि डेंसिटी रिड्यूस करनी है, यानी कि अगर एक 20 बाय 20 का कमरा है तो उसमें मैक्सिमम 20 लोग आ सकते हैं से, या 15 आ सकते हैं, व्हाटएवर। तो अगर आप तादाद तो नहीं कह सकते कि जी 20 ही आने जरूरी है या 50, तो यू कैन नॉट लाइक, आपको हर क्लास के हिसाब से डेंसिटी को कम रखना है, और उसका तरीके जो है वो आपको यू हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। अच्छा, दूसरा आपने कहा कि हर यूनिवर्सिटी अपने अकॉर्डिंग ये प्लान करेगी, तो ये चीजें फिर मॉनिटर करना आपके लिए मुश्किल नहीं हो जाएगा कि हर यूनिवर्सिटी का अगर अपना प्लान होगा, या तो एक प्लान बना के दे दिया गया सबको कि इस पे आपने इम्प्लीमेंट करना है। एक्चुअली जी ये एक प्लान बना के ना दिया जा सकता है ना देना चाहिए हमें। हम बेसिकली मॉनिटरिंग जो है वो रैंडम चेकिंग कर सकते हैं, वो हम करेंगे। एक
सेकेंडली अगर कोई केसेस की तादाद बढ़ रही है किसी जगह पे तो उनको ये वार्न कर दिया जाएगा कि आपकी यूनिवर्सिटी बंद भी हो सकती है, और अगर उस इलाके में है तो फिर इलाका भी बंद हो सकता है। तो उनके अपने सेल्फ इंटरेस्ट में होगा कि वो अपने SOPs फॉलो करें, क्योंकि अगर बंद होगा तो नुकसान उनका भी होगा ना। तो इसलिए प्राइवेट, स्पेशली प्राइवेट सेक्टर में भी और ऑफ कोर्स पब्लिक सेक्टर में भी, ये जो उनके ओनर्स हैं या जो उनके VCs हैं, they have to be cognizant of the fact कि क्या हमें करना है। सेकेंडली कल हमने ये भी सुना कि टीचर्स के कोरोना टेस्ट करवाए जाएंगे, इसके लिए क्या प्लान बनाया गया है? बेसिकली ये भी रैंडमली कराए जा सकते हैं। वी डोंट हैव, वो कहते हैं कि फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है। सभी लोगों को इसमें आप नहीं लेकर आ रहे, इन केस अगर जरूरत पड़ी कुछ नहीं, रैंडमली टेस्ट करेंगे, उससे आपके पास एक डेटा आ जाता है रैंडम टेस्टिंग से, और उस पे फिर आप इन्फॉर्म्ड डिसीजंस कर सकते हैं। तो जो स्टैटिस्टिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो होगा वो सही। और इसके लिए क्या प्लानिंग कर ली गई है कि रैंडम टेस्ट अगर करने हैं कब कब किस किस यूनिवर्सिटी में करने हैं? जी एग्जैक्टली, ये प्लान मुकम्मल है। सही सही। दूसरा मुझे ये चीज भी बताइएगा कि जिस तरह हमने पहले सुना था कि वीक में कुछ डेज के लिए बुलाया जा रहा है स्टूडेंट्स को, अब क्या पूरा वीक स्टूडेंट्स आएंगे? इसके लिए क्या क्या प्लानिंग की गई? देखिए, ये दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ कि स्कूल एजुकेशन की तो डिसीजन स्कूल एजुकेशन के मिनिस्टर ने लिया है। हायर एजुकेशन में वी हैव, दिस इज अप टू द VC। लेकिन एक क्लासेस हैं जनरली ऐसी, आपकी इकोनॉमिक्स की क्लास है, इट्स मंडे वेडनेसडे फ्राइडे, और उसमें से 100 स्टूडेंट आते थे पहले, सेमिनार टाइप क्लास थी। तो उसको कैसे करना है उन्होंने, लेकिन रिड्यूस कैसे करना है, ऑनलाइन कर दें। कुछ लोग बेशक आए ना, नहीं आना चाहते, या हम ऑप्शन देना चाह रहे हैं लोगों को कि जरूरी नहीं है कि आप क्लास पे सब लोग तशरीफ लाएं। सही, क्योंकि यूनिवर्सिटी में यू कैन डू दिस, बहुत सारी चीजें मैनेजेबल होती हैं। स्कूल ज़ाहिर एक डिफरेंट फिनोमेना है, तो उसको और तरीके से हैंडल किया जाए। ठीक है। अब हम थोड़ा सा अगर क्लासरूम से बाहर आ जाएं तो हमारे पास कैंटीन्स में लोगों की गैदरिंग बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ पर फ्री टाइम में हमारे स्टूडेंट्स बैठते भी हैं, फिर खाना पीना वहाँ से। अब ये वो चीज़ें हैं जो कि एक्चुअली अलार्मिंग हैं। इसको हम रिस्ट्रिक्ट करने जा रहे हैं, जिस तरह रेस्टोरेंट्स को किया है रिस्ट्रिक्ट, उसी तरह उसी SOPs के तहत आपकी कैंटीन्स या कैफेटेरियाज जो हैं वो उनको फॉलो करने पड़ेंगे। वही तो टेक्निकली तो जिस तरह एक रेस्टोरेंट है उसी तरह कैफेटेरिया भी है। अच्छा, ये वो मामला आता है ना कि सिर्फ अगर हम सिर्फ रूल्स बना के दे देते हैं और उन पे कहते हैं कि जी आपने अमल दरामद करना है, तो अनफॉर्चुनेटली हमारे लोग इतने अच्छे नहीं हैं कि उस पर अमल दरामद हो सके। इसके लिए अब हमें प्रॉपर स्ट्रिक्टली कुछ सजा और जजा का निजाम तो रखना ही है। आपको पहली बात यह है कि समथिंग एक होती है बेसिक ह्यूमन राइट्स, ठीक है। आप ऐसे हर इंसान पे डंडा लेके ना तो आप ओवर रेगुलेट करें, स्पेशली एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री में जब आप ओवर रेगुलेट करेंगे चीजों को तो फिर आप ऐसे लोगों के हाथ में पावर दे देंगे जो उसको अब्यूज करेंगे। ये एक सिंपल सा प्रिंसिपल है। आपसे पुलिस को कहते हैं कि गिरफ्तार कर लो जिसने मास्क नहीं पहना, तो या फाइन कर दो, तो आप रिश्वत का बाजार गर्म हो जाएगा। इससे देयर इज नो वे, एक लॉजिकल बात है। इसलिए आप इस तरह की चीजों को कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं बनाते। इसलिए आप बेसिकली, इवन मैं जब ये कोविड शुरू तो अमेरिका में था, बहुत लाइटली इन चीजों को हैंडल करना चाह रहे हैं। आप बताएं कि मैं आई वाज इन US जब ये कोविड शुरू हुआ, आई वाज स्ट्रैंडेड फॉर 1.5 मंथ। तो किसी पुलिस वाले ने मैक्सिमम वो रोक के कह देते थे कि यार टेक केयर, 4 बंदे बैठे, क्यों बैठे हो, ताकि लोगों को थोड़ा हो कि यार ये चेकिंग हो रही है, अदरवाइज दे वोंट अरेस्ट एनीबॉडी फॉर डूइंग दिस। सही। हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। हायर एजुकेशन राजा यासिर हुमायूं साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। मुझे ये बताइएगा, जैसा कि हमने बात की कि ऑब्वियसली अब SOPs पर भी अमल दरामद किया जाएगा, स्कूल कॉलेजेस खुले जा रहे हैं। कुछ अगर हम बैकग्राउंड की तरफ जाएं तो तलबा का तालीमी निज़ाम मुतासर हुआ, बहुत ज़्यादा सफ़र भी करना पड़ा। ऑब्वियसली अगर क्लासरूम का ऑल्टरनेट हम कह रहे हैं कि हो ही नहीं सकता आपका ऑनलाइन सिस्टम, स्टूडेंट्स छोटी क्लासेस को हैं उन पे ये चीज़ तो चले मानी जा सकती है। आप समझते हैं कि क्या हमारी यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस के तलबा की स्टडी भी मुतासर हुई है ऑनलाइन की वजह से? जी, मुतासर इसलिए हुई है कि वी वर नॉट रेडी फॉर इट। जो आपका ऑनलाइन एजुकेशनल सिस्टम है उसके लिए ना सिर्फ टीचर्स को ट्रेन करना पड़ता है, उसका पढ़ाने का तरीका ही डिफरेंट है, और उसको क्योंकि ये पहली दफ़ा यहाँ पे हो रहा था, और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, कुछ तो जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं वो तो तैयार थी इसके लिए, लेकिन मेजॉरिटी स्टूडेंट्स भी तैयार नहीं थे और टीचर्स भी तैयार नहीं थे। तो फिर शुरू में तो बहुत इशू आया, उसके बाद कुछ लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता अडेप्ट कर लिया और कुछ इम्प्रूवमेंट आ गई। और अब ये है कि काफ़ी कुछ लोगों ने सीखा है गुज़श्ता 6 माह में, चाहे मजबूरी में सीखा, नुकसान तो उसका हुआ है, लेकिन नाउ दे आर बेटर ऑफ। तो आइंदा के लिए इसको इनकॉर्पोरेट किया जा सकता है रेगुलर पढ़ाई के साथ साथ इन एनी केस। ये बहुत अच्छा इकदाम है, जिससे कि मेरे ख्याल से तो अब बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में आगे इसको लेके चलना चाहिए। चलिए, छोटे स्टूडेंट्स के लिए तो ये प्रॉब्लम होती है कि उनको अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम है, लेकिन जिस तरह से कोविड में हमने टाइम गुजारा है, हमें आगे अब इस चीज़ के लिए कम से कम यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस को तो प्रिपेयर करना चाहिए। एग्जैक्टली जी, हमने लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम अपना डेवलप करवा रहे हैं जो स्टैंडर्ड होगा पंजाब गवर्नमेंट के तमाम कॉलेजेस का,
वो इस साल के ADP में हमने फिर स्कीम डाली, क्योंकि ज़ाहिर है पहले तो ये नहीं था मौजूद, और फिर उनको ट्रेनिंग प्रोग्राम के किस तरह ऑनलाइन डिफरेंट होता है, और एक्चुअली इट्स मच यू आर मच बेटर ऑफ। इवन मैं तो 90s में यूनिवर्सिटी में था और तब बिल्कुल इंटरनेट नया नया आया था, तो उस वक्त से फर्स्ट वर्ल्ड के मुल्कों में तो इस्तेमाल हो रहा है कि आप क्लास मिस कर जाएं तो रिकॉर्डेड लेक्चर आ जाता, या आपके क्विजेज ऑनलाइन आ जाते हैं, और थोड़ा सा आपको ट्रेनिंग की जरूरत है, और मैंने ये देखा है कि लोगों ने उसको किया है पिकअप। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, मुझे ये साथ साथ बताइएगा, अब हम बात कर रहे हैं ऑनलाइन के हवाले से, वो जो बैकअप आया, आपने स्टूडेंट्स को प्रमोट कर दिया विदाउट एनुअल पेपर्स ली, उससे समझते हैं कि कुछ नुकसान स्टूडेंट्स का हुआ है, और अगर हुआ है तो अब हमने उसको फिल करना है, किस तरह किया जाए? देखिए, बेसिकली जो आप टर्मिनल एग्जाम्स लेते हैं उसकी दो चीज़ें होती हैं ना। एक तो आप क्या जो आपने पढ़ा है अपने साथ क्या लेके जा रहे हैं कॉलेज में, तो वो तो एग्जाम पे डिपेंडेंट नहीं होता, बेसिकली वो तो आप अपने लिए कर रहे होते हैं और फिर आपको सारी ज़िंदगी काम आती हैं लर्निंग आउटकम्स। तो अगर तो किसी ने सही तरह नहीं पढ़ा था तो वो अपना नुकसान कर चुका है, ठीक है। जो सही पढ़ा था वो अपने साथ जो इल्म लेके जा, यूनिवर्सिटी कॉलेजेस के स्टूडेंट्स को ये चीज समझाने की जरूरत नहीं है, किसका फायदा नुकसान आप ही को हो रहा है, वो चीज अच्छी। दूसरी चीज जो है वो जाहिर है, जो आपका इंटरमीडिएट का एग्जाम होता है उसकी बेस पे आपको एडमिशन मिलते हैं कॉलेजेस में। अब उसमें शायद किसी का नुकसान हो गया हो, लेकिन हमने उनके लिए ऑप्शन ये रखी है कि अगर वो समझते हैं कि फर्स्ट ईयर में उनके मार्क्स अच्छे नहीं थे और उनको डबल करने से उनको नुकसान हुआ है, तो वो दोबारा दे लें पेपर्स, और उसके लिए हम स्पेशल एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने लगे हैं। सो दे हैव दैट ऑप्शन। ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो लायक होते हैं उनके जो फर्स्ट ईयर में हमने उसके स्टडी किए हैं स्टैटिस्टिक्स, और जो फर्स्ट ईयर में जिनके मार्क्स होते हैं सेकंड में तकरीबन उतने ही आते हैं, बिल्कुल ऐसे, ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं होता, बिल्कुल ऐसे, तो मेजॉरिटी को कोई फर्क नहीं पड़ा, बिल्कुल ऐसे ही। मुझे ये बताइएगा कि हम बात करते हैं बार बार यकसा निज़ाम तालीम की, इसको हम इम्प्लीमेंट नहीं करा सकते हैं, इसकी सबसे बड़ी रीज़न क्या है? मुझे सिर्फ उन स्टूडेंट्स पे होता है कि जो लोग अच्छे इदारों में तालीम हासिल नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत लाइक स्टूडेंट्स होते हैं, वो यकसा निज़ाम तालीम ना होने की वजह से वो उस चीज से फायदा नहीं उठा सकते। इसमें जी सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ऑफ कोर्स रिसोर्सेज का है, ठीक है आपके, और एक अंग्रेज दौर से प्रॉब्लम चल रहा था जिसको हमने कभी एड्रेस नहीं किया। उन्होंने भी एक एलीट के लिए और स्कूल्स बनाए थे, तो हम कर रहे हैं ना जी, मैं भी उस पर आता हूँ कि हम क्या कर रहे हैं, और 70 साल में जो नहीं हुआ 2 साल में हम क्या कर चुके हैं और क्या करना चाहते हैं, उस पर जल्दी से बात कर लेता हूँ। इट्स ऑल्दो इस पर एक प्रोग्राम किया जा सकता है, लेकिन मुख्तसर बात यह है कि एक एलीट के लिए उन्होंने कैम्ब्रिज या जो इंग्लैंड में सिस्टम था वो रखा हुआ था, जिसमें कुछ स्कूल्स थे पंजाब में भी और पूरे इंडिया में प्री पार्टीशन। उसके बाद पाकिस्तान बना 70s के बाद से प्राइवेट सेक्टर में स्कूल्स ने वो सिस्टम यूज करना शुरू कर दिया, और वो लेकिन प्राइवेट स्कूल्स में ऑफ कोर्स अमीर लोग जा सकते थे जो टॉप प्राइवेट स्कूल्स हैं। तो रिजल्ट ये हुआ कि दिन ब दिन आपकी तफरीक बढ़ती जा रही है। एक जिन लोगों के पास पैसा है या कनेक्शंस हैं वो तो उन स्कूल्स में पढ़े हैं, उनको एक बेहतर स्कूलिंग मिल जाती है, और फिर वो ऑफ कोर्स वो आपकी सारी ज़िंदगी साथ लेके चलते हैं, कॉलेज में भी और फिर रियल लाइफ में भी। जो हमारा सिस्टम था वो पहले ही डेटेड था, और बजाय के इम्प्रूव होता वो मजीद जो है तनज़ली का शिकार रहा। मैट्रिकुलेशन सिस्टम में भी अंग्रेज दौर में इतना बुरा नहीं था, और लेकिन वो गुज़िश्ता 70 साल में तो बिल्कुल एक रटा सिस्टम बन चुका है, और आपकी जो क्रिएटिव एबिलिटीज़ हैं या क्रिएटिविटी या क्रिटिकल थिंकिंग या लॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो एकेडमिक स्किल्स होती हैं जो आप अपने साथ जॉब पे भी लेके जाते हैं और हायर एजुकेशन में भी लेके जाते हैं, वो डेवलप नहीं हो रही होती, बल्कि वो क्योंकि टेस्ट नहीं करता मैट्रिक सिस्टम। अब इस पे कर क्या रहे हैं? हमने जब हमारी गवर्नमेंट आई तो इसको आप देखें, देयर कांट बी एन अब्रप्ट चेंज। हमने एक 10 साला मंसूबा बनाया जिसमें 5 साल क्या करना है पहले जो हमारी गवर्नमेंट का टेन्योर है, और आइंदा क्या करना होगा, वो सब कुछ आउटलाइन कर दिया हमने। उसमें पहला काम ये किया, क्योंकि होता ये है कि क्योंकि लोग इतने मार्क्स के साथ एडिक्टेड हो गए यहाँ पे कि अगर मैट्रिक में उनके 850 में से 830 ना आए तो लोगों को तकलीफ शुरू हो जाती है। तो पहला काम हमने ये किया कि क्योंकि जब आप जाएंगे, आप चेंज करेंगे एग्जामिनेशन सिस्टम, तो ऑब्वियसली मार्क्स कम होंगे लोगों के, क्योंकि उनको आदत नहीं होगी ना नए सिस्टम की। आपने अगर रट्टा मार कैसे लिखना है या सोच के लिखना है, दो फर्क चीजें, तो मार्क्स कम होंगे। हमने उसका हल ये किया है कि हम रिलेटिव ग्रेडिंग पे जा रहे हैं। लास्ट ईयर हमने इंट्रोड्यूस कर दिया था अपने उस पे रिजल्ट कार्ड पे विदाउट इम्प्लीकेशंस, राइट। इस साल हमारा इरादा था कि उसको मजीद एक स्टेप आगे लगेंगे, लेकिन एक स्टेप हमारा मिस हो गया इस साल का। नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह उसको हम नेक्स्ट स्टेप पे लेके जाएंगे, और इवेंचुअली आपके एग्जामिनेशन सिस्टम को चेंज करेंगे कि वो आपकी रेलेवेंट स्किल्स को टेस्ट करें, और ये इसको 3-4 साल चाहिए। और फिर आपके साथ साथ स्कूल एजुकेशन से जो हमें सपोर्ट चाहिए ऑब्वियसली, कि दे हैव टू प्रिपेयर द स्टूडेंट्स फॉर दोस एग्जाम्स। तो वो जब अपना
आपका क्लास 5 का बच्चा है वो अगले बहुत जबरदस्त चीजें आप बता रहे हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल इनमें ताखीर होनी चाहिए। इसमें ताखीर तो कोविड की वजह से होगी, क्योंकि इस साल तो दिस वाज अ लॉस्ट ईयर, अदरवाइज वी वुड हैव टेकन द सेकंड स्टेप, जो कि इंशाल्लाह हम इस आने वाले साल में लेंगे। सही। यूनिवर्सिटी हॉस्टल की पॉलिसी एक्चुअली मुझे बताइएगा क्या है, किस तरह से स्टूडेंट्स वहां पर रह सकते हैं, कौन कौन स्टूडेंट्स इसके अहल होते हैं, क्या ये भी हमने यूनिवर्सिटीज पे छोड़ा जी। जनरल डायरेक्शंस उनको ये दिए हैं कि जो दूर दराज के इलाके से स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनको पहले अकोमोडेट करें, और अगर आपकी मजबूरी है कि आपने ज्यादा स्टूडेंट्स को रखना है तो उनका वो बबल क्रिएट कर दें। वो क्या, जिस तरह इंग्लैंड में एक टर्म यूज हो रही है ना कि वो किसी और से फिर ना मिले बाहर जाके, सही, क्योंकि ये उनकी टेस्टिंग करके बबल क्रिएट किया जा सकता है ना। कि यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में इकट्ठे स्टूडेंट्स रहते हैं, उनको जो एक दफा क्लियर हो जाए उसके बाद उनको क्योंकि ये होता है ना कि स्टूडेंट्स अपने आबाई इलाकों को भी जाते हैं और वापस उन लोगों ने आना, और ये चीजें फिर रैंडम है, एक दफा आप टेस्ट करके छोड़ भी नहीं सकते। लकीली जो आपको थोड़ा एडवांटेज है, हमारे जो स्टैटिस्टिक्स है ना जी, दूर दराज इलाकों के और रूरल इलाकों के, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वहां पर केसेस ना होने के बराबर। लेकिन हम ट्रैवलिंग को ऐड करते हैं ना, आप ट्रैवल करके आ जा रहे हैं, बल्कि आपके अपने स्टूडेंट्स जो कि स्कूल वैन में आते जाते हैं, एक सेमेस्टर तक वी वोंट अलाउ देम टू गो बैक। सही। इसमें स्टूडेंट्स का जो है वो ताबून बहुत ज्यादा जरूरी है। और मुझे ये बताएगा, ये यूनिवर्सिटी हॉस्टल्स की जब मैं बात कर रही हूँ तो इस पे क्या कोई रैंडम टेस्टिंग की पॉलिसी ज़ेरे गौर है? जी एग्जैक्टली। यूनिवर्सिटी हॉस्टल्स में तो वी सजेस्ट हम करें कि सभी टेस्ट करा लें। ठीक है, टेस्ट 2-4 हज़ार रुपए का आता है, अब शायद पहले 8 का था, थोड़ा सस्ता हो गया, तो आई थिंक अफोर्ड बच्चे कर लेंगे, नहीं तो वील हेल्प देम जो अफोर्ड नहीं कर सकते। सही। अब वो स्टूडेंट्स जो कि एक्चुअली परेशान हैं कि उनकी स्टडीज़ बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई हैं, अगर कुछ इस तरह की शिकायत आपके सामने आती है तो कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस भी उनके लिए अरेंज की जाएंगी? यूनिवर्सिटी एजुकेशन में ना जी, आप लेक्चर लेने जाते हैं इसलिए नहीं कि आपने वहाँ पे पढ़ना होता है, आप घर से पढ़ के जाते हैं और उसमें एडिड चीज़ें सीखते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स का इतना बड़ा मसला ये नहीं है। दूसरा, आप सेमेस्टर्स को ऑलवेज यू कैन एक्सटेंड देम, क्योंकि आपकी यूनिवर्सिटी की अपनी पॉलिसी, आप क्लासेस में दिन भी बढ़ा सकते हैं और रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, जो पढ़ना चाहता है वो पढ़ता ही रहे। वैसे सही कहा आपने, बिल्कुल। मैसेज क्या देना चाहेंगे देखने वालों को? मैं बेसिकली ये मैसेज देना चाहूँगा जी कि इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑफ द डे हमारी अपनी है। अगर गड़बड़ हुई तो वी हैव टू, नुकसान पूरी कौम को होगा। गड़बड़ कोई और भी करेगा, नुकसान जो है पूछगछ जो है वो आप लोगों से की जाएगी। वो पूरी एक्चुअली हमसे क्या होनी है, पूरी जब एक प्रॉब्लम आ जाती है तो पूरी कॉम को फेस करना पड़ता है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इस पे लोगों का ताउन, स्टूडेंट्स का ताउन ऑब्वियसली बहुत ज्यादा जरूरी है। आपके स्टूडेंट्स का, टीचर्स का, सभी मिलकर ताउन करेंगे तो आप ये जो एक अच्छी चीज होने जा रही है इसको मजीद आगे इसी तरह से कंटिन्यू कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं। ब्रेक के बाद आपको प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस के हवाले से, और अब कुछ बात कर लेते हैं स्कूल्स के मामलात के हवाले से, जो कि ज्यादा सेंसिटिव हैं, जहां पर ज्यादा जरूरत है एसओपीज पर अमल दरामद कराने की, क्योंकि छोटे बच्चे जो हैं उनको लेके चलना ज्यादा मुश्किल है, उनको चीजें समझाना ज्यादा मुश्किल है। तो इस पर क्या क्या तैयारियां की गई हैं, किस तरह से इस अमल को यकीनी बनाया जाएगा, इस पर बात करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं। तारुफ मैं आपके साथ कराना चाहूंगी, राना अता मोहम्मद, और इनके बारे में बताती चलूं, ऑल पंजाब सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट एसोसिएशन से इनका ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल चाल है आपके? मैं ठीक हूं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो कल जो फैसला किया गया है, कैसे देखते हैं इस फैसले को? देखिए, बहुत अच्छा फ़ैसला किया गया है। बच्चों की तालीमी हर्ज हो रहा था और बच्चे 6 माह से स्कूल नहीं आए हैं और टीचर भी ऑलमोस्ट 6 माह से स्कूल नहीं आए हुए हैं, और टीचर्स जो हैं वो सिकनेस महसूस कर रहे थे। बच्चों के बगैर तो उनका नहीं, पढ़ाई बगैर गुजारा नहीं है। उनको एक किस्म का बच्चों को पढ़ाने का नशा लगा होता है। तो टीचर्स और बच्चे स्कूलों में आएँ तो तभी स्कूल अच्छे लगते हैं, वरना ये इमारतें तो वहाँ कोई जाए आए ना तो खंडर बन जाती हैं। बहुत बहुत बड़ी इमारतें खंडर बन चुकी हैं। तो ये बहुत अच्छा फैसला किया, और स्टेप बाय स्टेप जो फैसला किया है कि पहले जो है वो 9th 10th और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर खोलनी है, देन 8th तक खोलनी है, 6ठी 7वीं 8वीं आएगी, उसके बाद प्राइमरी आएगी, ताकि साथ साथ जो इफेक्ट है वो पता चलते जाए किसके नताइज क्या मिल रहा है। यानी आप इस फैसले को बेहतर समझते हैं, ये होना चाहिए। अच्छा, बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जो कि जिनकी जानिब से इस फैसले से कबल भी ऐलान किया जा रहा था कि फैसला अगर हक में आता है, नहीं आता, स्कूल्स खोल दिए जाएंगे 15 सितंबर से। अब इस फैसले के बाद सब स्कूल्स एक पेज पे हैं, जितने हमारे प्राइवेट सरकारी स्कूल हैं, क्या वो इसको मानने के लिए तैयार हैं?
प्राइवेट सेक्टर को तो मैं रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, मैं पब्लिक सेक्टर को कर रहा हूँ। मैं प्रिंसिपल हूँ मॉडल टाउन का, APS का। जो पब्लिक सेक्टर के स्कूल हैं वो डेफिनेटली एक अच्छा फैसला है। गरीब का बच्चा है, अमीर का बच्चा तो ना भी पढ़े तो उसके कोई ना कोई सोर्सेज होते हैं। गरीब बच्चे ने पढ़ना है तो ऊपर जाना है, पढ़ना है तो बढ़ना है। ऐसे टाइटेनियन बच्चे हैं जो टाट पे पढ़ के आए हुए और आज बहुत बहुत बड़ी पोस्टों पे हैं। पोजीशन होल्डर्स वो बच्चे ही हैं, तंदूर में रोटियां लगाने वाले पोजीशन होल्डर हैं। जो टाट पे पढ़े हुए लोग आज ब्यूरोक्रेट जितना है उसमें से 90-80% जो है टाटेनियन है। गरीब के बच्चे मुझे बताएगा, पब्लिक सेक्टर की हम बात कर लेते हैं। हमेशा से पब्लिक सेक्टर के जितने हमने स्कूल्स देखे, इश्यूज हाईलाइट किए, सहूलियात का फुकदान रहा है। अब आपको सहूलियात एक्स्ट्रा देनी है, कैसे यकीनी बनाया जाएगा इसको? बिल्कुल, ये बात सही है कि यहाँ सहूलियात का फुकदान है। अगर हम देखते हैं पंजाब पूरे में 18 ज़िला ऐसे हैं जिनमें अभी तक NSB जो नॉन सैलरी बजट है वो नहीं दिया गया, इंक्लूडिंग लाहौर। और बजट ना देना तो एक घर में अगर तनख्वाह नहीं आएगी, उसको घर कैसे चल सकता है? जो 1 मरले 2 मरले का घर हो या किराए का घर हो। अब 100 कनाल की अदारे हैं, उनको अगर आप NSB नॉन सैलरी बजट नहीं देंगे जो उनको इक्विप करना, जिस पे SOPs सारे हमने कोरोना के पूरे करने हैं, बिल्डिंग को बेहतर करना है, ट्रिमिंग करनी है, ग्रास जो अब डिंगी आ रहा है घास ख़त्म करनी है। एक तो NSB की मैं बात कर रहा हूँ कि जो 9 माह से हमें नहीं मिली, जो कम से कम भी अगर मैं 9 माह की NSB अगर एक अदारे की कहूँ, अगर उसकी तादाद 1400 है तो 9 लाख रुपया नहीं मिला। 9 लाख के बगैर अदारा वो कैसे चलेगा? दूसरी बात, फरोग तालीम फंड जो 20 रुपये एक बच्चे का होता है, अगर 1400 बच्चा है तो 6 माह से वो पैसा जो है वो गवर्नमेंट ने कहा नहीं लेना। हालांकि प्राइवेट स्कूलों में बहुत ज़्यादा फीसेस होती हैं, हमारे यहाँ तो 20 रुपये फंड होता है और वो भी नहीं मिला। अगर ये फंड भी नहीं मिलता और हमारी NSB भी नहीं मिलती तो कैसे हम अदारा रन करेंगे? ये बिल्कुल सही बात है, मैं एग्री करता हूँ। अब उन फंड्स को गवर्नमेंट कैसे मैनेज करती है? वो हमें देती है, फिर हम सैनिटाइजर लेंगे, फिर हम वो गन लेंगे। यानी अभी फंड्स का वेट किया जा रहा है। आपके ये तमाम तर तैयारियां अभी पूरी नहीं है? बिल्कुल, ये इसका वेट हो रहा है और फंड्स तो हमें चाहिए। फंड्स के बगैर देखिए जो बच्चा स्कूल में आ रहा है, फिर इनकेस अगर आपको फंड्स में ताखीर की जाती है फिर तो आपको ये रिस्क लेना ही नहीं ना चाहिए, आपको तो स्कूल्स ओपन नहीं करने चाहिए। देखिए फंड्स तो एक 1 लाइन वो होती है स्टेटमेंट जो बैंक में आ जाती है, पैसे डायरेक्ट आ जाते हैं। लेकिन जो स्कूल के अंदर की जरूरियात है वो फंड्स पूरे कर, जो स्कूल के बाहर की जरूरत, बच्चे ने मास्क लेके आना है, बच्चे को वालद वालदा ट्रेनिंग देगी, क्योंकि बच्चा बहुत प्यारा है, पढ़ाई से ज्यादा बच्चा प्यारा है। छोटे बच्चे हैं, उनको वो सारे वालिदैन उसी सेंसिटिव अंदाज से उनको ट्रेनिंग दे के SOPs समझा के वो स्कूल तक छोड़ के जाएंगे। राना साहब, टीचर्स की ट्रेनिंग इस हवाले से मुकम्मल कर ली गई है कि उन्होंने किस तरह से क्लासरूम्स में बच्चों के लिए एहतियात करनी है, प्लान सारा बना लिया गया है? ये जो प्लान्स हैं इसके ऊपर जो जोनल हेड्स होते हैं उनकी मीटिंग्स जारी है, अभी भी इस वक्त हो रही है। आज कल ये व्हाट्सएप का ज़माना है और व्हाट्सएप में वो फीड होती हैं। पहले भी हम 1-1.5 माह से इसके बारे में सेंसिटाइज हैं, जब से खुल रहे हैं स्कूल की चेंज हो रही, उस लिहाज से हम टीचर्स बच्चे कनेक्टेड हैं और जो टीचर्स के पास ग्रुप बने हुए उनमें बच्चों के वालिदैन के नंबर हैं, तो हमने उनको तो सेंसिटाइज किया हुआ है। वो सारी प्लानिंग्स इंशाल्लाह ताला 15 से पहले पूरी हो जाएंगी। उनमें बहुत हद तक हम लोगों ने पूरी की हुई है। चलें जी, वी होप और आई विश कि ये मामलात खुशउस्लूबी से सरअंजाम पाएं ताकि मामलात इसी तरह से ठीक रहें, स्कूलों की रौनकें बहाल हो जाएं। बहुत देर से हमारे तालीमी इदारे बंद थे, जहाँ पे तलबा का नुकसान हो रहा था वहीं पे बहुत सारी चीज़ें दूसरी भी मुतासर हो रही थी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, मुझे ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे। हमारे बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे और चलते हैं अपने सेगमेंट्स की तरफ, जिसमें सबसे पहले डिफरेंट मोबाइल रेट्स क्या हैं वो मैं आपको बताती हूँ। मार्केट में कौन कौन सा मोबाइल किस किस कीमत पर अवेलेबल है और आपके लिए ये प्लान करना आसान हो जाता है कि आप कौन सा मोबाइल खरीद सकते हैं। तो पहला मोबाइल आज हमारे पास है जी Vivo Y91 और इसकी प्राइस क्या है जी? मार्केट में ये आपको अवेलेबल होगा 24,999 रुपये में। अगर आप खरीदना चाह रहे हैं तो खरीद सकते हैं।
नेक्स्ट मोबाइल हमारे पास है जी Oppo A92 मोबाइल और इसकी प्राइस क्या है जी? मार्केट में ये अवेलेबल है जी 39,999 यानी 39,999 रुपए में आप ये खरीद सकते हैं। नेक्स्ट मोबाइल हमारे पास है Samsung Galaxy A51 और इसकी कीमत है 53,999 रुपए, 53,999 रुपीस इसकी प्राइस है। नेक्स्ट मोबाइल है जी Lenovo Z1 और इसकी प्राइस है 23,999 रुपए, 23,999 रुपीस में आप खरीद सकते हैं। मोबाइल रेट्स क्या हैं ये तो आपने जान लिए। आगे बढ़ते हैं और कुछ जान लेते हैं मार्केट में सब्जियों के रेट क्या हैं आज के भाव में। सब्जियों की कीमतों में होशरुबा इजाफे से शहरी हमेशा से हमें परेशान नजर आ रहे हैं और एक अलमिया ये है कि आपके इलाकों के हिसाब से कैटेगरीज बना ली जाती हैं। आपकी प्राइस सब्जियों की जो मर्जी हो, हम तो आपको बता देते हैं सरकारी निर्खनामे के मुताबिक सब्जियों की कीमतें ये हैं, लेकिन बहुत सारे लोग शिकायत ये करते हैं कि उनके इलाकों में अगर चले जाएं, पोश इलाकों वाली साइड पे अगर आप जाएं तो वहां पर सब्जियों की कीमतों में होशरुबा इजाफा देखा जाता है। मतलब इलाकों की बुनियाद पर सब्जियों की कीमतें जो हैं उनका तयन खुद ब खुद दुकानदार कर लेते हैं, इस पे कोई पूछने वाला नहीं होता और इस पे हमें स्टेटमेंट्स देखने को ये मिलती हैं कि प्राइस कंट्रोल कमेटियां बनाई जा रही हैं, मजिस्ट्रेट जो हैं उनकी ड्यूटियां लगाई जा रही हैं, लेकिन ये मजिस्ट्रेट आया है कहाँ, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। हसन की तरफ चलते हैं। सब्जियों की कीमतें जो हैं दुकानदारों ने रखी हैं, या फिर अगर कहीं पर आपको सब्जियां कम कीमत पर मिल रही हैं तो वो अनफॉर्चुनेटली सब स्टैंडर्ड हैं, मयारी सब्जियां नहीं हैं। अगर आपने मयारी सब्जी खरीदनी है तो उसके लिए पैसे भी आपको ज्यादा अदा करने पड़ेंगे। खैर, ये सूरत हाल इस तरह से ही रहनी है, ना तो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट नजर आएंगे और ना ही आप इस चीज को यकीनी बना सकेंगे कि सब्जियों की कीमतें जो एक्चुअली है कम से कम उन्हीं पर ही सब्जियां खरीद सके। मीट रेट्स की तरफ चलते हैं। जेनेट शॉप पे अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर बीफ पर केजी अवेलेबल है 450 रुपीज, 450 रुपए में, और बीफ मिन्स आपको मिलेगा 850 रुपीज यानी 850 रुपए में। और इसके बाद जी मटन यहाँ पर केजी अवेलेबल होगा 1350 रुपए में, 1350 रुपीज, और मटन मिन्स यहाँ से आपको मिलेगा 1650 रुपए में। और फाइनली चिकन रेट हमें कुछ कम होते हुए नजर आ रहे हैं। जिंदा मुर्गी गवर्नमेंट रेट के मुताबिक मार्केट में अवेलेबल है 123 रुपए किलो में, और इसका बना हुआ गोश्त आपको मिलेगा 178 रुपीस में। जी, चिकन रेट के बाद आगे बढ़ेंगे और शामिल कर लेते हैं एग रेट्स क्या हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी रिटेल प्राइस क्या है। अगर आप अंडों की खरीदारी करने के लिए जा रहे हैं तो 129 रुपए 129 129 रुपए दर्जन में आप अंडों की खरीदारी कर सकते हैं। होलसेल पर 2 रुपए की कमी के साथ 127 रुपए दर्जन में आप अंडों की खरीदारी कर सकेंगे। और इसके बाद अगर आप जा रहे हैं गोरमे से खरीदारी करने के लिए तो यहाँ पर 128 रुपए दर्जन में आप अंडों की खरीदारी कर सकते हैं। जी, तो सब्जी की कीमतें क्या हैं, गोश्त की कीमतें क्या हैं, मार्केट में अंडे किस कीमत पर अवेलेबल हैं, चिकन प्राइस क्या है, ये तो आपको बता दिया। ऑब्वियसली अब आपके लिए थोड़ी सी आसानी हो जाएगी कि आज आपने क्या बनाना है। ये चीज़ें डिसाइड करने में, बजट डिसाइड करने में हम आपकी हेल्प करते रहते हैं। आगे बढ़ते हैं और कुछ मजीद आपकी हेल्प करने की कोशिश करते हैं और आपको बताते हैं कि आप बचत किस तरह से कर सकते हैं बचत बाजार में। सबसे पहले जिक्र कर लेते हैं सेल्स कहां कहां लगी हैं। जनरेशन ब्रांड है, अगर आप यहां पे जाएंगे तो फ्लैट 50% ऑफ है। इंटरवुड फर्नीचर अप टू 50% ऑफ है, यहां पर भी आप जाके सेल से फायदा उठा सकते हैं।
और अब रुख कर लेते हैं कारफोर का। वहां पर प्रमोशन पर क्या चीजें अवेलेबल हैं वो मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले शेंगहोंग रेफ्रिजरेटर है और इसकी रिटेल प्राइस है 47,999 रुपए। ये आपको प्रमोशन पर मिलेगा 42,999 रुपए, यानी 5,000 रुपए आप बचा सकते हैं। सैमसंग वॉशिंग मशीन 73,999 रुपीज की प्राइस है, 69,999 रुपीज में आपको मिलेगी, यानी 4,000 रुपीज इस पे आप बचा सकते हैं। ये तो थी सेल्स और प्रमोशन। अब जान लेते हैं माल का हाल। करेंसी रेट्स क्या हैं, एक नजर डालते हैं। जी तो नाज़रीन, माल का हाल आपने जान लिया। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा है। आज के प्रोग्राम की अगर मैं एक समरी आपके सामने पेश करूं तो हमने भरपूर कोशिश ये की है कि स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में जो मामला तय पा रहे हैं, जो जो चीज़ें वो तैयार कर रहे हैं, तैयारियां की जा रही हैं, वो चाहे SOP से रिलेटेड है, वो डिटेल में आप तक पहुँचा सके, शहर की सूरत हाल आपको बता सके। इस सब के बाद रिक्वेस्ट एक यही है कि अगर स्कूल कॉलेजेस की रौनकें बहाल होने जा रही हैं, पहले से ही तलबा ने बहुत ज़्यादा सफ़र किया है, बहुत ज़्यादा हमारा तालीमी नुकसान हो चुका है, अब इसको फिल करना है। ये जो गैप आ गया है, ऑब्वियसली ये टाइम तो लेगा फिल होने में, लेकिन इसको फिल किस तरह से करना है, थोड़ी सी एहतियात की ज़रूरत है। आपने एहतियात बरतनी है, अपने बच्चों को ख़ास तौर पर घर में ही आपने बार बार इस चीज़ का आदी बनाना है कि उन्होंने हैंड वॉश, हैंड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल ज़रूर करना है। बच्चों को साथ हैंड सैनिटाइज़र दे के भेजें। बच्चों की अभी से ही बच्चों को गाइड करना शुरू कर दें कि उन्होंने अगर स्कूल जाना है तो उन्होंने किस किस चीज़ का ख्याल रखना है। एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है पेरेंट्स की, एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है स्कूल मालिकान की, टीचर्स की। तो इस सब में सबको मिलकर ताउन करना है ताकि हालात इसी तरह से अच्छे रहें और बेहतरी की तरफ जाते रहें। प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम को पहुंचा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो कल सेम टाइम पर आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।